बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी चैप्टर नंबर 1 आपके साथ डिस्कस हो रहा था और चैप्टर नंबर 1 में क्या डिस्कस हो रहा था, टैक्स क्या है ये डिस्कस हो रहा था। दूसरा टैक्स क्यों है ये डिस्कस हो रहा था और हमने कहा था टैक्स का असल मकसद तो पैसा वसूल करना है। हाँ, इसके अलावा भी कुछ मकासद हैं और वो क्या थे? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, अपनी बात को मनवाना। और क्या मकसद था? फेयर यार पढ़ाया है। और फिर मैंने आपको कहा था यार एक नतीजा अपने ज़हन में रखो, गवर्नमेंट जिस चीज को एनकरेज करना चाहती है उस पर टैक्स माफ कर देती है या कम कर देती है। गवर्नमेंट जिस चीज को डिस्करेज करना चाहती है उस पर टैक्स लगा देती है या गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बाजू का टैक्स माफ कर देती है। जो आइटम पाकिस्तान में बन रही है अगर आप उसे बाहर से इंपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ा। इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स माफ कर देगी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए जितने प्राइस में फर्क होगा उतने से टैक्स कम कर दिया जाएगा। सर जी फॉरेन कंट्रीज के साथ निगोशिएशन करते हुए टैक्स को बार्गेनिंग टूल के तौर पे लिया जाता है। यार ये सारी बातें आपके साथ कल हुई हैं, यस और नो? नो सर, ये सारी बातें आपके साथ कल हुई हैं। एक मकसद अनडिजायरेबल सेक्टर है वहां पर डिस्करेज करना, टैक्स लगा देंगे और रिसर्च के वाले से टैक्स क्रेडिट दे देंगे। हाँ, एक कीमती बात ये थी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। मैंने आपको कहा था 2 जुमले ज़हन में रखना, अगर कोई ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए होगी तो ठीक, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन कैश में हुई तो टैक्स वाले इसे क्या समझेंगे? इनकम, और इस पे क्या लगा देंगे? टैक्स एज ए मीन ऑफ डेवलपमेंट। और शबाश्री वाली स्टोरी याद आती है? इकोनॉमिक जोन और फ्री जोन करार दे देंगे, बिजनेसमैन को लालच देंगे, इंसेंटिव देंगे, तो बिजनेसमैन क्या करेगा? अपना पैसा कमाने के लालच में इन्वेस्टमेंट करेगा तो अंडर डेवलप्ड एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और ओवरऑल प्रोस्पेरिटी आ जाएगी। अमीर बंदे पे ज्यादा टैक्स, गरीब बंदे पे कम टैक्स। वो आइटम जो कि लग्जरी है उसकी इंपोर्ट पर हाई कस्टम ड्यूटी, वो आइटम जो ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही है उसकी इंपोर्ट पर हाई कस्टम ड्यूटी लगेगी। जो लंगर खाना चला रहा है उसको टैक्स नहीं लगेगा और जो लंगर खाने को डोनेशन दे रहा है, यार पॉइंट समझ आ रहा है? एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए टैक्स माफ। हाँ जी, 2C 2E याद आया? फर्स्ट C इज फॉर पक्का बताओ ना जी कितना टैक्स बनता है। दूसरा कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, टैक्स शुड बी कलेक्टेड एट अ टाइम एंड इन अ मैनर कन्वीनियंट फॉर टैक्सपेयर, जिस तरह और जितना देना ही। इक्वालिटी, टैक्स पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम एंड अप्लाइड इक्वली टू ऑल कंसर्न्ड एरिया। इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, टैक्सेस शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, इतना ज्यादा टैक्स ना लगाएं कि इतना ज्यादा टैक्स को कलेक्ट करने में खर्चा ना हो कि टैक्स डिस्करेज हो जाए। सर ये जो पीछे अभी हमने पढ़ा था ये कोई मतलब सेम तो नहीं ना लिखना, अपने पास से लिख सकते? जी सर, कोशिश तो मैंने की है कि आसान करके लिखूं ताकि आपको ये इजीली याद हो जाए। तो अगर ये लिख दें तो ज़्यादा सेफ है, अपने पास से लिख दें तो उम्मीद है कि उसमें मकसद क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो मकसद और मतलब क्लियर ना हुआ तो दिक्कत है। लो सर, प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स, पहला प्रिंसिपल क्या है? जिसकी जो जितना फायदा उठा रहा है वो उतना टैक्स दे। मैंने टोल टैक्स की मिसाल दी थी मोटरवे वाली। एबिलिटी टू पे, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना टैक्स दे, जिसकी जितनी बसली है वो उतना टैक्स दे। तीसरा, सब लोगों को फिक्स परसेंटेज के तहत टैक्स देना चाहिए। यहां तक मैंने वो कल पढ़ा दिया था। आज दिन चले आगे अब? लो सर, जैसे आप कह रहे हैं वैसे कर।
सर काइंड्स ऑफ टैक्सेशन, ऐ जरा ध्यान से आप जरा सारे इधर देख लें और इसको ध्यान से कवर करें। सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल हमने क्या कहा था, सब लोगों पर एक फिक्स परसेंटेज के तहत टैक्स लगे और इस टैक्स को कहते हैं फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स। फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स क्या कहता है, वो कहता है अगर एक बंदा है उसकी इनकम 1 लाख है और एक दूसरा बंदा है उसकी इनकम 10 लाख है, दोनों पे टैक्स रेट क्या होना चाहिए, सेम। दोनों पे टैक्स रेट क्या होना चाहिए, सेम। अब जिसकी इनकम 1 लाख है उसका टैक्स कम बनेगा, जिसकी इनकम 10 लाख है उसका टैक्स ज्यादा बनेगा। तो भाई इनकम, अब एक नतीजा निकालने लगा हूं, इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट फिक्स रहा। दिस इज फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स। पिक कर रहे हैं सर आप? इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट फिक्स रहा। कंपनीज इनकम टैक्सेस की मिसाल है। दूसरे नंबर पे एबिलिटी टू पे टैक्स। एबिलिटी टू पे टैक्स क्या है? एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, सॉरी, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना टैक्स पे करे। पढ़ाया था ना, यानी अमीर आदमी ज्यादा परसेंट टैक्स पे करे। इसकी बेस पर जो काइंड है वो कौन सी काइंड है? प्रोग्रेसिव टैक्स। देखना क्या गेम होने लगी है, एक बंदे की इनकम 1 लाख है, एक की 10 लाख है। 1 लाख की इनकम वाले पे 10% टैक्स, 10 लाख की इनकम वाले पे 30% टैक्स। ठीक हो गया? यानी 1 लाख की इनकम पे 10,000 टैक्स, 10 लाख की इनकम पे 3 लाख टैक्स। सर जी अब नतीजा क्या निकला? इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट बढ़ा। पीछे टैक्स रेट फिक्स था, यहां पे टैक्स रेट बढ़ गया, इनकम बढ़ी, टैक्स रेट बढ़ा। दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स। इंडिविजुअल एओपी पे जो इनकम टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल भी आ गया और एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल भी आ गया। तीसरे नंबर पे आ जाओ, रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या है? इनकम बढ़ी, टैक्स सेम रहा, टैक्स रेट उल्टा कम हो गया। सर इनकम बढ़ी, टैक्स फिक्स रहा, टैक्स रेट उल्टा कम हो गया। सर इसकी एग्जांपल है सेल्स टैक्स। इसकी एग्जांपल है सेल्स टैक्स। एग्जांपल की बात बाद में करता हूँ, मैं ना आपके साथ एक निचोड़ डिस्कस करने लगा हूँ। ये जितना आपने पढ़ा है ना सारा, गेम असल में 2 चीज़ों के दरमियान चल रही है। कौन कौन सी? एक इनकम और दूसरा टैक्स रेट। इनकम बढ़ी, टैक्स रेट फिक्स रहा, फ्लैट टैक्स। इनकम बढ़ी, टैक्स रेट बढ़ा, प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ी, टैक्स रेट कम हुआ, रिग्रेसिव। इतनी सी बात। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर इतनी सी बात है। इनकम बढ़ी, टैक्स रेट फिक्स रहा, इनकम बढ़ी, टैक्स रेट बढ़ा, इनकम बढ़ी, टैक्स रेट कम। This is kinds of tax. इसमें ये सारी चीजें, क्या आप इसको पिक कर पा रहे हैं? yes or no? Yes, sir. This is kinds of tax. आओ इसकी अंग्रेजी पढ़ते हैं। वो कहता है फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है? This system required the same percentage of income for all taxpayers regardless of their earning. Percentage of income same, यानी टैक्स सेम रहेगा सारे लोगों के लिए।
प्रोपोर्शनल टैक्स अप्लाइज द सेम टैक्स रेट, मिडल इनकम हो, हाई इनकम हो या लो इनकम हो, सब पर टैक्स रेट फिक्स होगा। ये फ्लैट टैक्स की एग्जांपल है। प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट भी बढ़ा। वो कहता है हाई इनकम अर्नर पे हाई टैक्स रेट, लो इनकम अर्नर पे लो टैक्स रेट। द मोर वन अर्न, जितना ज्यादा एक अर्न करता है, द मोर टैक्स ही वुड हैव टू, उसको उतना ज्यादा टैक्स अदा करना पड़ेगा। अ रिच मैन शुड पे मोर देन अ पुअर मैन, अमीर आदमी को ज्यादा टैक्स देना चाहिए। ये है प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या है? उल्टा, अमीर आदमी कम परसेंट टैक्स दे रहा है। ये बड़ा जालिम टैक्स है यार, आप सोचो ना। अमीर आदमी कम परसेंट टैक्स दे रहा है, गरीब आदमी ज्यादा परसेंट टैक्स दे रहा है। A tax that charges high rate tax to low income person and low tax rate with high income. हाई इनकम वाला लो टैक्स रेट और लो इनकम वाला हाई टैक्स रेट। ये असल में गेम क्या है, जरा ध्यान से समझो। रिग्रेसिव टैक्स इज जनरली अप्लाइड यूनिफॉर्मली। सर असल में ना गरीब पे ज्यादा नहीं लगा रहे टैक्स, टैक्स सब लोगों पर एक जितना लग रहा है। अब गौर करना, सब लोगों पे 10,000 का टैक्स लगा है। अब जिस बंदे की इनकम 1 लाख थी उसके लिए ये 10% है, और जिस बंदे की इनकम 10 लाख है उसके लिए 1% है। मैं आप सब लोगों से कहूं यार 100 रुपये सारे जमा कराएं, जिस बंदे की जेब में 10,000 होगा वो कहेगा ये ले सर, तो जिस बंदे की जेब में 150 होगा वो कहेगा सर क्या हो गया मुझसे, मेरी गलती क्या है। क्योंकि उस बंदे की कुल जेब में कैश का 75% मैं उससे ले रहा हूँ। यार मेरा पॉइंट समझ आया? यस सर। तो जो वो बंदा जिसकी जेब में 10,000 है वो पटक करके 100 रुपये दे देगा, और जिसकी जेब में है ही 200 रुपये फॉर एग्जाम्पल, उसको 100 देते हुए तकलीफ ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसकी टोटल पैसों का 50% वो दे रहा होगा। यार मेरा पॉइंट समझ आए? यही उस बंदे पर गुजरती है। जी सर। ये एक्सपेंसेस के हिसाब से होगा कि जिसने जितना एक्सपेंस किया तो उतनी परसेंटेज टैक्स लगेगा? नहीं सर जी, टैक्स तो सेम रहता है ना। बिल्कुल यही बात करने लगा हूं सर जी। आपने आते हुए बाइक में पेट्रोल डलवाया, 270 रुपये का लीटर पेट्रोल है, उस पे 50 रुपये टैक्स था। आपके साथ एक और गाड़ी खड़ी थी BMW, आपकी इनकम एक महीने की 1 लाख है, उस बंदे की इनकम एक महीने की 10 करोड़ है। उसने भी 270 के पेट्रोल पे 50 रुपए का टैक्स दिया, आपने भी 270 के पेट्रोल पे 50 रुपए का टैक्स दिया। टैक्स दोनों ने सेम दिया है, जबकि अमीर आदमी के लिए खैर है कोई बात नहीं, उसके लिए कल पेट्रोल 3,000 रुपये लीटर भी हो जाए तो कहेगा कोई बात नहीं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? पॉइंट जी, टैक्स का ऑब्जेक्टिव है तो कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और इसका भी पॉइंट है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत अच्छी बात की है भाई। पहली बात तो ये कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट पिक करें कि ये वाला कॉन्सेप्ट पिक करें कि टैक्स 50 रुपए सेम है, अमीर के लिए कम परसेंट है, गरीब के लिए ज्यादा परसेंट है। ठीक हो गया, एक तो ये बात हमने कवर कर ली। दूसरी बात भाई ने कही कि भाई फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तो यहां पर अचीव नहीं हो रही। यस, नहीं हो रही। ये बहुत ज्यादा लाइक्ड तरीका नहीं है, रिकमेंडेड तरीका नहीं है टैक्स लागू करने का, इससे माशरे में खराबी पैदा होती है। ठीक हो गया, तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर जी मैं एक बात और आप लोगों से कर दूं, अच्छा हुआ ये वाली बात यहाँ पे हो गई। सर जी ये मुख्तलिफ तरीके हैं टैक्स लागू करने के। सर जी
आपने पता करना था कि वज़न कम करने के क्या तरीके हैं। वज़न कम करने के क्या तरीके हैं? एक तरीका ये है, सुबह सुबह उठ के दौड़ें तो आपका वज़न कम हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि फल फ्रूट खाएं और ऑयली चीज़ें खाने से परहेज़ करें, इससे भी वज़न कम होगा। तीसरा तरीका ये है कि कुछ खाएं ही ना, सारा दिन रोज़ा रखें, 16 घंटे कुछ नहीं खाएंगे, आपका वज़न कम हो जाएगा। तीनों तरीके ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा हार्ट पेशेंट है, आप उसको कहें उसका वज़न ज़्यादा है, वो कहता है मैंने वज़न कम करना है, आपने उसको कहा सुबह सुबह उठ के तेज़ भागो, और जब वो सुबह उठ के तेज़ भागेगा तो उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हुआ तो बंदा ही फोत हो जाएगा। ऐसे है या नहीं है? अगर एक बंदा शुगर पेशेंट है, आपने उससे कहा कि आप फल फ्रूट खाओ, वो बंदा सुबह सुबह 1 किलो आम खा लेता है। अब आम के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर वो बंदा शुगर पेशेंट है, वो वज़न कम करने के चक्कर में आम खा लेता है, तो ये तो उसकी अपनी गलती है ना। एक बंदा उसकी शुगर लो है, वो कहता है मैंने वज़न कम करना है, वो सारा दिन कुछ खाता ही नहीं है, शुगर उसकी बिल्कुल ही लो हो जाती है, बेहोश हो जाता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मशवरे वज़न कम करने के तीनों ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन टू सिचुएशन अप्लाई होने। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर एक बंदा जो यंग है, कम उम्र है, उसने वज़न कम करना है, वो सुबह सुबह उठ के भागे, ये वाला मशवरा उसके लिए है, हार्ट पेशेंट के लिए नहीं। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं? सर ये सारे तरीके हैं टैक्स लागू करने के, मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ फिट इन होते हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब देखो, ये जो फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स है, ये कंपनीज पर अप्लाई होता है। कंपनीज का इनकम टैक्स 29% फिक्स होता है। ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, ये इंडिविजुअल एओपी पर अप्लाई होता है, पार्टनरशिप पर अप्लाई होता है कि इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट बढ़ेगा। और वो वाला जो रिग्रेसिव टैक्स है, ये सेल्स टैक्स रिग्रेसिव टैक्स की एक एग्जांपल है। सर जी, जो जूस है ना 100 रुपए का, उस पर 18 रुपए का टैक्स। जो बंदा भीख मांग रहा होता है ना, वो भी जूस खरीदता है तो वो 18 रुपए का टैक्स पे करके खरीदता है। और जो मिल ऑनर है ना, वो भी जब जूस खरीदता है तो 18 रुपए का टैक्स दे के खरीदता है। अब दोनों की इनकम का कोई मुकाबला तो नहीं है, लेकिन जो बंदा जिसकी इनकम कम होती है उसके लिए ये टैक्स मुश्किल होता है, जिसकी इनकम ज़्यादा होती है उसके लिए ये टैक्स दिक्कत नहीं होता, आसान होता है। लेकिन ये टैक्स अमाउंट की सूरत में लगता है। ये टैक्स किस सूरत में लगता है? आपकी किताब में और आपके नोट्स में एक जुमला लिखा हुआ, जुमला बड़ा कीमती है। अ रिग्रेसिव टैक्स इज जनरली अ टैक्स दैट इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली। सब पर एक जितना लगता है, सब पर एक जितना टैक्स लगता है, अमाउंट सेम होती है। बेसिक नेसेसिटीज में भी रिग्रेसिव टैक्स की ऑप्शन आ सकती है। एक बंदा जिसने बाइक पे जाना, उसने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, उसका भी 50 ही लग रहा है। और जिसकी BMW है, उसने भी वही पेट्रोल डलवाया, तो भी 50 टैक्स लग रहा है। यस, इसमें तो मतलब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ना हो रही है, नहीं हो रही। यस बेसिक नेसेसिटीज पर तो नहीं अप्लाई होगा फिर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर जी, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एक कॉन्सेप्ट है। हर कॉन्सेप्ट, अभी थोड़ी देर पहले यही तो बताया है कि मैंने जो एग्जांपल दी वज़न कम करने की, वो असल में क्या एग्जांपल है कि हर जगह पे हर कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा होता। अब देखें ना, आप ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्स तो अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों भाई? एक जगह पर एक चीज़ अप्लाई होनी है ना। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मुख्तलिफ हम पढ़ क्या रहे हैं कि टैक्स के रूल्स, टैक्स क्या है, बुनियाद क्या है, टैक्स कैसे लागू किया जा सकता है। ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। टैक्स
इनकम के साथ बढ़ाया भी जा सकता है, टैक्स फिक्स भी किया जा सकता है, टैक्स कम भी किया जा सकता है। यस, तो टैक्स लागू कैसे किया जा सकता है, यही तो डिस्कशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज, टैक्स लॉज के कैरेक्टरिस्टिक्स। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। सर जी खसूसियात क्या हैं टैक्स की? पहली खसूसियत, टैक्स इज एन एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। बड़ी मजे की एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है कि मैं नमाज पढ़ने गया हूँ मस्जिद, नमाज पढ़ के फारिग हूँ तो दूर से देखे एक बंदा टोकरी लेके मेरी तरफ आ रहा। अब वो बंदा मेरे तो टोकरी लेके आ रहा था, जैसे ही मेरे करीब पहुंचे मैं उठ के फिर 2 रकत नफल मान ली। वो बंदा टोकरी लेके इसलिए आ रहा था ना कि भाई कुछ कंट्रीब्यूट आप करो। मैंने अब नमाज पढ़ ली कि या अल्लाह तू ही मेहरबानी फरमा। वो सर समझ आ रही है? क्या वो बंदा जबरदस्ती मुझसे ये पैसे ले सकता है? नहीं। अच्छा जी, मुझे आ गया टैक्स का नोटिस। नोटिस सामने रख के मैंने नोटिस को साइड पे किया, मैं नमाज पढ़ने लगी। क्या इस नोटिस से मेरी जान छूट जाएगी? सर टैक्स एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन, वॉलेंट्री नहीं है। वॉलेंट्री का क्या मतलब है? मस्जिद में चंदा मेरा दिल चाहेगा दूंगा, नहीं दिल चाहेगा नहीं दूंगा। लेकिन टैक्स मैंने गवर्नमेंट को देना है ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। ये मेरी मर्जी नहीं है, ये मेरी चॉइस नहीं है। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? ये मेरी चॉइस नहीं, ये एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। टैक्स इज जनरली पेबल इन कैश। टैक्स, एक बंदा है वो कहता है कितना टैक्स बना है? 5 लाख रुपए टैक्स बना है। ये मेरी गाड़ी ले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या वो उस पैसे के बदले में गाड़ी दे सकता है? द आंसर इज नो। $5 लाख टैक्स बना है, मैं भी तुम्हें अपने लेटर हेड पे लिख देता हूं, मैं वादा करता हूं मैं 3 माह बाद ये 5 लाख अदा कर दूंगा। क्या मैं ये कागज उसे दे दूं तो क्या मेरा टैक्स, ये टैक्स वाले इसको कबूल कर लेंगे? किसी प्रोमिसरी नोट को टैक्स वाले कबूल नहीं करते। चेक, सर चेक का क्या मतलब? पेमेंट बाय चेक। मैंने टैक्स बनना था 5 लाख, मैंने 2 माह का चेक काट दिया। क्या टैक्स वाले इसको कबूल कर लेंगे? नहीं। वो कहता है टैक्स अकाउंट में पैसे जमा कराओ गवर्नमेंट के, आप उन्हें चेक दे रहे हो, आप उन्हें प्रोमिसरी नोट दे रहे हो, आप उन्हें इन काइंड अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी दे रहे हो, टैक्स वाले उसको टैक्स के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर अगर हमने चेक उसको दिया उसी डेट का फिर हो जाएगा? उसी डेट का ही दिया तो फिर तो मसला नहीं है ना, वो तो कैश की तरह ही है ना। हमने चेक दिया, वो आगे से चेक चला ही नहीं है। सर वो सेम डेट का मतलब होता है कि वो साथ ही वो ट्रांसफर होता है। बैंक अंदर ही होता है सर, वो साथ ही ट्रांसफर होता है। आपने बैंक में ही वो करवाने हैं, आमतौर पे ये ऑनलाइन हो जाता है, या आपने उसके साथ ही उसको ट्रांसफ़र कर दी। वो नहीं होगा तो वो पहले पैसे जब होंगे तो बाद में इसको फाइनलाइज करेंगे। सर अगली बात, टैक्स इज प्रोपोर्शनेट इन कैरेक्टर। वो कहता है टैक्स बढ़ना चाहिए, और कितना बढ़ना चाहिए? वो कहते हैं जिसकी जितनी हैसियत है उतना बढ़ना चाहिए। इनकम बढ़ने से टैक्स बढ़ना चाहिए, और जिसकी जितनी इनकम है उसको उतना ज़्यादा टैक्स रेट लगना चाहिए। टैक्स किस पर लगना है? इनकम पर, ट्रांजैक्शन पर, प्रॉपर्टी पर, उसके अलावा एक्स, राइट्स और प्रिविलेजेस पर टैक्स लागू होगा। इनकम पे जो टैक्स है उसे इनकम टैक्स कहते हैं, ट्रांजैक्शन पे जो टैक्स है उसे सेल्स टैक्स कहते हैं, प्रॉपर्टी पे जो टैक्स है उसे
प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। देयर आर टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड और लेविड ऑन एक्ट्स, राइट्स और प्रिविलेजेस। कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो किस पर लागू होते हैं? एक्ट्स पर, कोई भी हो सकता है, इंपोर्ट है उस पर टैक्स लग सकता है, राइट पर, कॉपीराइट्स पे टैक्स लगता है, प्रिविलेजेस, राइट्स या प्रिविलेजेस, इस पर टैक्स लग सकते हैं। तो टैक्स इन चीजों पर लागू हो सकता है। जी सर, प्रिविलेज राइट के साथ लिखा हुआ ना आपके पास। मैंने वही बुक वाले को राइट दिया हुआ है कि वो मेरी किताब छापे, उसके पास जो ये राइट है इसको कॉपीराइट बोलते हैं, कॉपीराइट पर टैक्स लगता है। ठीक हो गया? ले सर, टैक्स लागू कौन करेगा? लेविट का क्या मतलब होता है? टैक्स लागू कौन करेगा? टैक्स लागू वो स्टेट करेगी जिसकी जुरिस्डिक्शन में आप फॉल करते हैं। अब आज जरा ये भी जरा क्लियर हो जाएगी जुरिस्डिक्शन क्या होती है। जुरिस्डिक्शन क्या होती है? और मैं इसको समझाने के लिए एक बात कहता हूँ कि मैं यहाँ से बाहर निकला और एक बंदे ने हेड पे गन रखी, मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया। मैंने कहा जो होना था वो तो हो गया। मैं घर गया तो घर वालों ने कहा कि भाई आप फौरन जाके FIR तो दर्ज कराओ। मैं घर के करीब एक थाना था, वहाँ चला गया और उन्होंने कहा कि इस तरह मेरा मोबाइल स्नैच हो गया। उस थाने में SHO साहब ने कहा सर जी आप वकूआ कहाँ हुआ है? मैंने कहा ये गार्डन टाउन में SBI के पास। तो उसने कहा जहाँ वकूआ हुआ है वो उस मुतलका थाने में जाएं, वो जहां पर ये वारदात हुई है वो हमारी रेंज से, हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? जुरिस्डिक्शन कहते हैं एरिया ऑफ अथॉरिटी को, जुरिस्डिक्शन कहते हैं एरिया ऑफ अथॉरिटी विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ टैक्सिंग स्टेट। सर जी प्रॉपर्टी टैक्स सूबाई को हुकूमत लगाती है। मेरा एक प्लॉट है कराची में, क्या पंजाब गवर्नमेंट मुझे कह सकती है कि उस प्लॉट पे टैक्स जमा कराओ? नहीं कह सकती। क्यों सर? वो सिंध गवर्नमेंट मुझे नोटिस भेजेगी कि आप इस प्रॉपर्टी पे टैक्स जमा करें, क्योंकि वो प्लॉट सिंध गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में आता है, पंजाब गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है। सर टैक्स लागू करता है कौन? लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट। सर जी FBR इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट और टैक्स वो लागू करते हैं। और टैक्स का जो कानून है वो कहां पर अप्रूव होता है? पार्लियामेंट में अप्रूव होता है। टैक्स का कानून पार्लियामेंट में अप्रूव होता है। याद रखिएगा हर साल जून में, हर साल जून में क्या होता है? हर साल जून में, जून के फर्स्ट वीक में एक बजट पेश होता है। उस बजट का नाम होता है, बजट पेश होता है, इसको कहते हैं फाइनेंस बिल। किसके सामने पेश होता है? नेशनल असेंबली के सामने। नेशनल असेंबली जब इसको अप्रूव कर देती है तो ये बन जाता है फाइनेंस एक्ट। अभी 2025 में ये बिल पेश हुआ, 2025 में बिल पास हो गया तो क्या बन गया? फाइनेंस एक्ट। ये फाइनेंस एक्ट कानून है जो पास हो गया। और कहां से पास हुआ है? नेशनल असेंबली से। वो भी तो यही कह रहा है कि टैक्सेशन लॉज कहां से पास होने चाहिए? नेशनल असेंबली से, पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली क्या है? पार्लियामेंट का हिस्सा है ना। नेशनल असेंबली से पास होनी चाहिए।
पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली और सेनेट आते हैं। बहरहाल ये वाली डिस्कशन चैप्टर 2 में है, हम अभी इस वक्त सिर्फ ये वाली बात कर रहे हैं। उसने लिखा कि टैक्स का कानून मुल्क के सबसे ऊपर वाली अथॉरिटी पास करेगी। मुल्क की सबसे ऊपर वाली अथॉरिटी कौन सी है? पार्लियामेंट है। तो भाई पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये लोग टैक्स का कानून पास करते हैं। टैक्स का कानून पास हो गया, टैक्स लागू हो गया, टैक्स का पैसा आ गया। टैक्स का पैसा लगना किधर है? टैक्स का पैसा लगना किधर है? अगला सवाल। टैक्स का पैसा लगना किधर है? तो वो कहता है सबसे पहले टैक्स का पैसा लगता है डिफेंस में, सिक्योरिटी में। डिफेंस ये डीएचए नहीं कह रहा, डीएचए वालों की बात कर रहा हूं। सिक्योरिटी में सर, सिक्योरिटी दो तरह की है, एक पुलिस है और एक आर्मी। दूसरा इसका पैसा किधर लगेगा? तालीम पे। तीसरा इसका पैसा किधर लगेगा? हेल्थ पे। चौथा ये पैसा किधर लगता है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे। यार उसे आज मना कर देना, चला गया वो, मना कर दे। इंफ्रास्ट्रक्चर, सर जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज में ये सारी बातें थी। ये टैक्स लागू करेगा वो जिसकी जुरिस्डिक्शन में आप फॉल करेंगे। मैंने आपको भी एक एग्जांपल दी कि अगर आपकी एक प्रॉपर्टी कराची में है तो पंजाब गवर्नमेंट आपको नहीं कह सकती कि उस प्रॉपर्टी पे टैक्स जमा कराओ, क्योंकि प्रॉपर्टी पे टैक्स जमा कराने के बारे में प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है और कराची सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। तो जिसके पास अथॉरिटी होगी वही आपको कह सकता है, दूसरा नहीं कह, वो लागू कर सकता है टैक्स। सर जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज के बाद अगली बात आ गई, प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम। प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। अच्छा अब जरा ये वाली बात सुन लो, मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल पिच करता हूँ कि जब नॉर्मली बंदा हॉस्टल में आता है, घर से दूर होता है और चाहता है कि यार मैं आगे तालीम जारी रखूँ, तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं पैसे भी साथ साथ कमाऊँ, कम से कम घर वालों पे बोझ बनूँ। एज भी होती है, यंग होते हैं बच्चे, क्या करते हैं, होम ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर देते हैं, आईटी का काम शुरू कर देते हैं, कोई ऑनलाइन वर्किंग शुरू कर देते हैं। टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है कि कम से कम मैं इतने पैसे कमा लूँ कि घर से पैसे ना मंगवाने पड़े। वो करते क्या है नॉर्मली बच्चे कि आम दिनों में काम दबा के करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन पेपरों के करीब काम छोड़ देते हैं और पढ़ाई करते हैं, और जब पेपर गुजर जाते हैं तो फिर वर्कलोड अपना ज़्यादा कर लेते हैं। सर हमारे मुल्क में भी वो कहता है टैक्स का अच्छा निज़ाम वो है जो कि अपने मुल्क के खर्चे पूरे करे। टैक्स का निज़ाम अच्छा कौन सा है? जो
जिस तरह आप सोच रहे हैं ना कि यार मैं अपना खर्चा निकालूं, इससे मुल्क को भी इतना पैसा जनरेट कम से कम जरूर करना चाहिए कि वो अपना खर्चा निकाल ले। हाँ, अगर कहीं पे ज्यादा पैसे की जरूरत है तो टैक्स का अच्छा निजाम हुआ है जो ज्यादा पैसे जनरेट कर दे, और कहीं पे कम पैसे की जरूरत है तो अच्छा टैक्स का निजाम हुआ है जो अवाम को रिलीफ दे दे। तो ये तीन बातें। पहली बात, इतना पैसा कमाएं कि कम से कम मुल्क के खर्चे पूरे हो जाएं, बात नंबर 1। दूसरी बात, रेवेन्यू शुड बी केपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग, रेवेन्यू इतना हो कि वो एक्सपेंड किया जा सके, और कॉन्ट्रैक्टिंग या रेवेन्यू एक्सपेंड फैलाया जा सके, बढ़ाया जा सके इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशन। रेवेन्यू बढ़ाया जा सके, फैलाया जा सके या कम किया जा सके, सुकेड़ा जा सके, किसके रिस्पॉन्स में? पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर कम है तो रेवेन्यू को सुकेड़ा जा सके। तीन बातें उसने कही हैं। बात नंबर 1, खर्चे इतने होने चाहिए कि मुल्क के टैक्स से इतना पैसा है कि मुल्क के खर्चे पूरे हों, पहली बात। बात नंबर 2, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं तो रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हो गए तो रेवेन्यू को घटाया जा सके। सर, फिस्कल एडिक्वेसी में ये बातें लिखी। फिस्कल एडिक्वेसी में ये बातें लिखी। इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, टैक्स लेविड must be based upon the ability of the citizen to pay। जो टैक्स लागू किया जा रहा है ये कितना होना चाहिए? एबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू पे, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना टैक्स अदा करे। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, टैक्स शुड बी क्लियर एंड प्लेन टू टैक्स पेयर। कितना टैक्स होना चाहिए? वो कहता है टैक्स जितना है इट शुड बी क्लियर, करने वाले ऑफिसर्स तादाद में भी काफी हों और काबिलियत में भी काफी हों। वो कहता है एनफोर्सेबल बाय एडिक्वेट वेल ट्रेंड। एडिक्वेट का मतलब है तादाद में भी काफी हो, वेल ट्रेंड का मतलब है कि काबिलियत में भी काफी, तादाद में भी काफी हो और काबिलियत में भी काफी। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी और कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स। ये हमारी प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम में आखिरी बात है। इसका क्या मतलब है? वो कहता है ओवरऑल टैक्स लॉज क्या होने चाहिए? कंसिस्टेंट। सर जी आपसे मैंने पूछा कि यार कैफ कितनी अटेम्प्ट में करना है, तो स्टूडेंट ने कहा 2 अटेम्प्ट में। मैंने कहा इस अटेम्प्ट में कितने पेपर दे रहे? कहता है 2। तो यार अगर आप इस अटेम्प्ट में 2 पेपर दे रहे तो 2 अटेम्प्ट में तो कैफ नहीं ना कर सकते सर आप। इसका मतलब है कि आपका ओवरऑल कैफ का गोल और इस अटेम्प्ट का गोल आपस में कंसिस्टेंट नहीं है। आपके मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कहता है बस बहुत हो गई, बहुत हो गई, अब हम अपने अवाम को रिलीफ देंगे, और अगले दिन FBI का चेयरमैन कहते हैं हमने पेट्रोल पे 10 रुपये टैक्स बढ़ा दिए। ये दोनों की बातें एक सी नहीं है। वो कहते हैं नहीं, टैक्स लॉज इकोनॉमिक गोल्स के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए, पहली बात। अगला जुमला कीमती है, प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट विच परटेन टू बेसिक सर्विसेज इंटेंडेड फॉर मैसेज। वो कहता है टैक्स के लॉज कंसिस्टेंट होने चाहिए उन प्रोग्राम्स के साथ जिनका ताल्लुक, परटेन का क्या मतलब होता है? जो ताल्लुक है, मुंसलिक है, किससे? बुनियादी सहूलियात से, जो किसको दी जा रही है? मैसेज को, अवाम को। तो बाज़ औक़ात बच्चे इस लाइन को सही से समझ नहीं पाते। प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट जो मुतल्लिका हैं, जिनका ताल्लुक है बुनियादी सहूलियात से जो अवाम के लिए हैं, इंटेंडेड फॉर द मैसेज। तो टैक्स का कानून कंसिस्टेंट होना चाहिए
उन प्रोग्राम्स के साथ जिनका ताल्लुक आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने से। सर, प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम। जी सर। जब फिस्कल एडिक्वेसी वाला पॉइंट है, उसमें जब पब्लिक एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, फिर बाद में जो टैक्स रेवेन्यू आता है उसको मैच करते हैं ना कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कितने हैं, उसके बाद टैक्स को अगर कम करना होता है या फिर उस पे। ऐसे नहीं होता। आप बजट बनाते हैं और उस बेस पर देखते हैं कि आपके खर्चे कितने हैं। सर जी देखिए, मेरा बच्चा स्कूल में जाता है, मैं जब बजट बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा ना कि मैंने बच्चे की स्कूल की फीस देनी है। मैं कमा रहा हूँ या नहीं कमा रहा, ये तो बात की बात है। तो बजट में तो आप लिखते हैं कि आपके एक्सपेंडिचर्स क्या हैं। तो फिर रिलीफ कहाँ से आते हैं टैक्स? गवर्नमेंट रिलीफ कैसे देती है जब उसके एक्सपेंडिचर ही नहीं मीट हो रहे? गवर्नमेंट रिलीफ कहाँ से देती है? सर देखें, रिलीफ बुनियादी तौर पे मिलना है आवाम की मुश्किलात को देखते हुए। अब गवर्नमेंट के खर्चे तो पूरे नहीं हो रहे, लेकिन गवर्नमेंट क्या बिजली पे और चीज़ों पे रिलीफ नहीं दे रही? वो दे रही। खर्चे तो पूरे नहीं हो रहे। आप IMF से कर्जा ले रहे हैं तो खर्चे किधर से पूरे होने हैं? आपका मुल्क पिछले इतने अरसे से IMF से कर्जा लेता है ना, तो क्या उसके साथ वो सहूलियात नहीं दे रहे, वो सब्सिडीज़ नहीं देते? बिल्कुल देते हैं। मुल्क को चलाने के लिए ये करना पड़ता है सर। तो सर फिर तो सर्कुलर डेट में पड़ा है। तो वो पढ़ा ही रहेगा, पढ़ा ही हुआ है। तो वो असल बात ये है कि आप बुनियादी तौर पे सबसे बेहतर बात ये है कि आपका टैक्स से रेवेन्यू इकट्ठा ही इतना हो रहा हो कि आप मुल्क के खर्चे पूरे कर लें। सर समझ आ रही? ले सर, यहाँ पर हम अपनी आज की बात रोक रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही थी। आगे चलेंगे और इंशाअल्लाह अब हम बात करेंगे इसके बाद जो कल इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को ख़त्म करें।